दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मंथन में। और आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायिक अवमानना। ये एक हमारा एक मिसलेनियस टॉपिक है। आपने इस टॉपिक के बारे में लगातार न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में और कई सारी जगहों में इसके ऊपर डिस्कशन देखा होगा। आज हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली समझेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, और दूसरी एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे हम इस टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद 5 चीज़ें आपको यहाँ से लेके जा पाएंगे। पहली चीज़ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, अर्थात सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों क्या होते हैं, एक आसान भाषा में और बुकिश भाषा में, दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। सेकंड पॉइंट हम ये देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो कौन इनिशिएट करता है। क्या हर केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लिए सॉलिसिटर जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, ये सेकंड देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट हम ये देखने वाले हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अभी जो रिसेंट केसेस हुए हैं वो कौन कौन से हैं जो कि आप मेंस में डायरेक्टली आप कोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ हम ये देखने वाले हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट है, वहाँ से इसके पावर डिराइव हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट हम ये देखने वाले हैं कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पूरा डिस्कशन अटॉर्नी जनरल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम अटॉर्नी जनरल क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जो अटॉर्नी जनरल के पावर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप देखने पे ये आपको सारे 5 टॉपिक से 6 टॉपिक जो हैं वो कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के यूपीएससी मेंस के पेपर देखें, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए भी ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन जो हैं वो मेंस से कभी प्रीलिम्स में कुछ बिट्स पूछ ली जाती है या फिर प्रीलिम्स में ही डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो जो काम के आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम अभी इस कंटेक्स्ट का, इस न्यूज़ का क्या कंटेक्स्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि एक कार्टूनिस्ट है रचिता तनेजा। रचिता तनेजा ने अभी ट्विटर पर कोई कार्टून बनाकर डाल दिया है जो कि कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करता है, राइट। और इसके बाद के वेणुगोपाल जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने रचिता तनेजा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की परमिशन दे दी है। तो ये हमारे कंप्लीटली इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट है, राइट। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर डिफाइन किया गया है और वहाँ पे इसे 2 अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया गया है, सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। हम ये सब छोड़ दीजिए कि बुकिश लैंग्वेज में क्या होता है, इसका मतलब हम समझते हैं एकदम आसान भाषा में कि कंटेम्प्ट होता क्या है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना। कंटेम्प्ट इज नथिंग बट यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट, यू आर नॉट लायबल टू डू। आई मीन कि आप ये समझिए, अगर कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया है कि आपको ये फॉलो करना है और आपने जानबूझकर वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, पहला एक केस ये समझिए। अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो वो एक तरह से अवमानना हुई। सेकंड चीज़ है, आप ट्विटर पर जाकर या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या फिर हाई कोर्ट के खिलाफ, जिसके पास आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, वहाँ पे कोई आप ऑडियो बनाकर, वीडियो बनाकर या फिर आप राइटिंग में पब्लिक में जाके, पब्लिक डोमेन में जाके ये सारी चीज़ें प्रसारित कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के जब आप चीज़ें करते हैं तो इससे क्या होता है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अथॉरिटी है, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं और उसे आप लोअर डाउन कर रहे हैं उसकी पोजीशन से। तो यहाँ पे इससे इसकी अवमानना होती है। तो जितने भी केसेस आपने देखे हैं अपने आसपास वो सब इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायिक अवमानना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वन इज सिविल कंटेम्प्ट, द अनदर वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सो वी विल गो बाय वन। फर्स्ट वी विल गो सिविल कंटेम्प्ट, वी विल सी द सिविल कंटेम्प्ट एंड देन वी विल सी द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, देखते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है। अब सिविल कंटेम्प्ट में बोलता है कि अगर आप जानबूझकर, अगर कोई जजमेंट दिया हुआ है, डिक्री दी हुई है, डायरेक्शन दिया हुआ है या ऑर्डर दिया हुआ है, उसको फिर भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में अपने आसपास के एग्जांपल में समझें तो आप ऐसा सोचिए कि आपको कोई एक ऑर्डर दिया गया है कि आपको मुंबई छोड़ कर नहीं जाना है या फिर आपको रायपुर छोड़ कर नहीं जाना है या आपको भोपाल छोड़कर नहीं जाना है, राइट। लेकिन फिर भी आपको कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है
फिर भी आप मुंबई, दिल्ली या फिर जो भी वहाँ पे आपको कोई एक प्लेस लिखा हुआ है आप वो छोड़ के चले गए, राइट। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो आपने, कोर्ट ने जो आपको ऑर्डर दिया है आपने वो फॉलो नहीं किया। और अगर ऐसा ही हम सेकंड कोई एक ऐसा ऑप्शन ले लें, जैसे कि आप देखिए कि अगर पुलिस ने आपको जानबूझ के अरेस्ट किया हुआ है, आपने हैबस कॉर्पस की एक रिट पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने आपके फेवर में डायरेक्शन दिया हुआ है पुलिस को कि आपको रिलीज़ करना है, और पुलिस ने आपको रिलीज़ नहीं किया, तो यहाँ पे सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि उसने कोई ऑर्डर दिया हुआ है, डिक्री दी हुई है, और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें देखने वाले हैं कि सिविल किस केस में होगा और क्रिमिनल किस केस में होगा। तो यहाँ पे आपको सिविल समझ में आ गया। आपको बस आपके आसपास होने वाले इवेंट्स से देखना है कि ये कौन सी कंटेम्प्ट होने वाला है। अब हम आते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कभी होने वाला है जब आप पब्लिकेशन, हो सकता हो पब्लिकेशन वर्ड्स के फॉर्म में हो कि आपने जाके कहीं किसी वेबसाइट पे लिख दिया है, फेसबुक पे जाके लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप जाके कुछ लिख रहे हैं, या फिर आप कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं, या फिर आप इसी टाइप के कुछ वर्ड्स स्पीक करके या फिर कोई एक ऑडियो बना के डाल रहे हैं, राइट करके दे रहे हैं, साइन करके दे रहे हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या साइन कुछ आप अपने हाथों के थ्रू कुछ साइन करके आप वहाँ पे उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे जो केसेस होने वाले हैं वो आते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। तो ये जो पूरा मसला है जो रचिता तनेजा का, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर आने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक कार्टून बनाया है और उस कार्टून के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट या आपके हाई कोर्ट की जो स्थिति है उसको लोअर डाउन करने की कोशिश कर रही थी, राइट। तो ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों आपको समझ में आ गया, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर हम देखें तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर फिर से 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। पहली तो चीज़ है स्कैंडलाइज कर रहे हैं उसको और उसको लोअर कर रहे हैं, राइट। कुछ जाके आप लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट जो बना हुआ है वहाँ पे जाके आपने कुछ कालिक पोत दी है, राइट, इस टाइप की कोई चीज़ कर दी आपने, प्रिजुडाइसेस कर रहे हैं आप। और ये ऑलरेडी कोई एक ऐसा मैटर चल रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है और उसमें जाके आप बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर आप उसमें कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं आप। थर्ड पॉइंट है इंटरफियर। इंटरफियर में क्या है कि लेट्स से कि कोई आपके पास गवाह है, आप गवाह को रोक रहे हैं जाने के लिए, या गवाह के ऊपर आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ऐसे काम करना या फिर ऐसा वहाँ पे जाके आपको बोलना है, स्टेटमेंट्स देना है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं आप वहाँ पे, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे हो सकता है किसी ऑफिसर को आप जाने से रोक रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरफियर कर रहे हैं आप। तो ये सब भी कैटेगरीज आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आती है ना। तो ये दोनों आपके दिमाग में क्लियरली बैठ जाना चाहिए कि दोनों कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। अब आती है बात कि इसका प्रोसीजर क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। हम अगर देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 15 में इसे डिफाइन किया गया है। आप डायरेक्टली इस फ्रेज को मेंस में लिख सकते हैं, ये आपके मेंस के लिए काम आ जाएगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखें तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स की जो मोशन है वो। अगर हम हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे एडवोकेट जनरल, राइट, एडवोकेट जनरल इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा होगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अगर किसी तीसरे बंदे के लिए कोई कंटेम्प्ट स्टार्ट करने की बात करता है तो उस केस में आपको अटॉर्नी जनरल से उसे लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम इसके खिलाफ एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और इस केस में इसे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, अगर बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर हर बंदा अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन देने आ गया, हो सकता है कि उसमें से 90% फॉल्स कंडीशंस हो जो कि काम की ही ना हो, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दायरा ही ना हो उनमें। तो ऐसे समय में कोर्ट जो है उसका समय बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही कोर्ट के पास बहुत से मामले लंबित होते हैं और उनके पास समय ही नहीं होता है कि वो जाके उन सारे मामलों को सुने। और इस तरह से अगर वहाँ पे फ्री फ्लो में ऐसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगर केसेस वहाँ पे आने लग जाएं तो यहाँ पे कोर्ट का समय बर्बाद होना आता है। तो इसलिए इस समय को बचाने के लिए भी हम यहाँ पे उसका कंसेंट जो है अटॉर्नी जनरल का वो वहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है वो कम्प्लीटली उनके डिस्क्रिप्शन पे ऊपर डिपेंड करता है वो किसके लिए वो अपनी परमिशन दे रहे हैं और किसके लिए वो अपनी परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है जो कि वहाँ पे इफेक्ट कर सकती है किसी एक स्पेसिफिक केस को। तो यहाँ पे दोनों पहलू हमने देख लिए कि उसका प्लस पॉइंट भी देखा और नेगेटिव भी देखा उसका, राइट। अब बात आती है, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उस केस में
किसी भी तरह से अटॉर्नी जनरल से या एडवोकेट जनरल से उसे परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ये देखा है जब प्रशांत भूषण वाला जो केस हुआ था, उस केस में वहाँ पे एजी से कोई कंसेंट नहीं लिया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। लेकिन ऐसा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के केस में आपको अटॉर्नी जनरल से वहाँ पे लेना ही पड़ता है ये वाली चीज़, राइट। हमने देखा ही था कि प्रशांत भूषण वाले केस में 1 रुपये का फाइन वहाँ पे कोर्ट ने किया था और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी पाया था। और ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पे एजी डिक्लाइन कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केस नहीं है तो वो परमिशन नहीं देते हैं और वो प्रोसीडिंग वहाँ पे होती ही नहीं है, राइट। ये सारे यहाँ पे जो फेसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं से इनका नाम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आर्टिकल 129 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दिया गया है कि वो अपने खुद से वो कोई भी प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 129 देखें या अनुच्छेद 129 देखें तो उसमें लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ द इटसेल्फ, राइट। तो ये आर्टिकल 129 में ये चीज़ मेंशन की गई है। तो अब बात आती है, अगर प्रीलिम्स के हिसाब से अगर इसमें क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सेकंड पॉइंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ डिफाइन किया गया है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में इसे डिफाइन किया गया है। दोनों क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये दोनों देख लिया अपन ने। थर्ड इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 129 में या फिर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, कंटेम्प्ट जो है वो वर्ड कहीं यूज़ किया गया है क्या? बिल्कुल किया गया है, आर्टिकल 129 में इसे मेंशन किया गया है, राइट। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से यहाँ पे इनफ फॉर्डर मिल चुका है जिसके थ्रू आप अपना आंसर बना पाएंगे। अब बात आती है कि अटॉर्नी जनरल एक हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है, कैरेक्टर या फिर एक पद रहा है जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आर्टिकल 76(1) में इसे मेंशन किया गया है। अगर अभी देखें तो के वेणुगोपाल, जो कि यहाँ पे आपको इस पिक में दिख रहे हैं, जो कि के वेणुगोपाल अभी हमारे करंट अटॉर्नी जनरल है। अगर अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं और प्राइमरी लॉयर भी होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और इसके साथ ही साथ ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में पूछा गया है कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है या नहीं है, राइट। अब इनको बात आती है कि कौन शपथ दिलाता है, तो इनको प्रेसिडेंट इनको शपथ दिला रहा होता है। अगर हम देखें तो इसकी अगर और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक सिटीजन होना चाहिए और वो अपॉइंटमेंट उनका हो सकता है कि मतलब उनकी बेसिक जो क्राइटेरिया होती है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जज की जो क्राइटेरिया होती है वो उसे फुलफिल करना चाहिए, राइट। और वो 5 साल या तो हाई कोर्ट में एज ए जज काम कर चुके हैं या फिर एज ए वकील 10 साल काम कर चुके हैं, ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ एक एमिनेंट जूरिस्ट को भी आपका अटॉर्नी जनरल बनने का यहाँ पे बनाया जा सकता है उन्हें भी। तो ये हो गए इसके बेसिक क्राइटेरियाज। अभी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। आर्टिकल 76(1) में इसको मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप प्रीलिम्स के हिसाब से आप याद रखते जाइएगा, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं इनके पावर्स ऑफ फंक्शंस। मोस्ट ऑफ द जो पावर्स ऑफ फंक्शंस है उसमें पहली चीज़ तो है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे रहे होते हैं, राइट। जो भी वहाँ पे अगर कोई एडवाइस पूछी जाती है जो कि लीगल मैटर से रिलेटेड होती है तो उस केस में आपको वहाँ पे एडवाइस दे रहे होते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल है उनके पास ये पावर होता है कि वो किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, वहाँ पे जा सकते हैं और अपना सरकार का पक्ष रख सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। और इसके साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट के लिए उनके सूट्स, अपील्स और प्रोसीडिंग्स में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का पक्ष रख सकते हैं ये। और उसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसको जब भी राष्ट्रपति जब उनसे सलाह मांगता है तब भी यहाँ पे वो अपनी सलाह के लिए गवर्नमेंट यूजुअली इनसे डिस्कस करती है जो भी लीगल ओपिनियन मांगा जाता है उसके लिए। और इसके साथ में एक ऑब्लिगेशन है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के ऊपर कि वो किसी भी कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे खड़े नहीं हो सकते हैं और वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो स्टार्ट हो रही होती है उसमें वो जाके डिफेंड नहीं करेंगे किसी तीसरे पर्सन को, राइट। अटॉर्नी जनरल को 2 सॉलिसिटर जनरल और एक 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो हमेशा हर समय असिस्ट कर रहे होते हैं। तो इनकी जो बॉडी है
वो टोटल 6 और एक 7 लोगों से मिलके बनी होती है। तो टोटल 7 लोग मिलके एक जैसा फंक्शन यहाँ पे कर रहे होते हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में समझा है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल के बारे में देखा है, प्रशांत भूषण का केस देखा है हमने, इसके साथ ही साथ तनेजा का केस देखा है, रचित तनेजा का केस देखा है। तो ये सारे एक आपको होलिस्टिकली समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रीलिम्स पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि एग्जाम मंथन है, इसे जाइए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।